Okay, so now we proceed. Again, I was talking about a very important, interesting thing. Now, steps of research. Suppose you all guys have familiar with what are the research characteristics, what are the research types. I have already discussed all these things, but now we talk about the research process. सो आज की क्लास में मैं इसको बहुत डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है आप लोगों को जानना। ओके, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से पूछा गया है कई बार क्वेश्चन। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखो तो क्वेश्चंस यहाँ से आए हैं। तो जनरली अगर हम बात करें तो देखो, आपको इतना तो समझ में आ गया कि रिसर्च होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, बट अब कैसे करेंगे, कौन कौन से इसमें स्टेप्स होते हैं। सो डेफिनेटली यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दिस research process in flowchart. So first of all, we have to do one thing. We have to design our research problem. What is the defining? How will you define your research problem? तो उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कैसे करोगे, आप रिसर्च प्रॉब्लम कैसे पता करोगे। तो यहाँ पे कुछ तो प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे दो तरीके थे। मुझे लगता है कि लास्ट क्लास में जो लोग क्लास अटेंड किए थे ना, मैंने उनको बताया भी था कि हम कैसे अपने रिसर्च प्रॉब्लम को फाइंड करेंगे। यू ऑल हैव आइडिया अबाउट दैट। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो फिर मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सर प्रॉब्लम तो नहीं है आज। ओके, सो यहाँ पर दो तरीके होते थे। मैंने पहले ही बताया था कि पहला तरीका क्या होता है कि आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना होगा। मतलब अभी तक जो भी काम हुआ है, किसी प्रॉब्लम जो भी आपके कह सकते हैं कि आपको लगता है कि हाँ ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा प्रिवेलिंग है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें ढूंढना है, तो उस रिसर्च प्रॉब्लम के लिए आप देखोगे कि कितना काम हुआ है अभी पास्ट में, है ना। उसका डॉक्यूमेंटेशन कितना हुआ है, किस किस टॉप नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स या कह सकते हैं कि बुक्स, न्यूज़पेपर, आर्टिकल, बहुत सारी चीजें आप पढ़ोगे उसके लिए और देखोगे कि कितना काम हुआ है और कितना बचा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि सपोज दैट आप किसी प्रॉब्लम को सर्च करना चाहते हो, है ना, तो उसके लिए पहले से ही अगर चाहो तो आप लिटरेचर को पढ़ सकते हो और आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर इस पर्टिकुलर पेपर में इन सब चीजों की बात की गई है, लेकिन इस टॉपिक को वहाँ पे उन्होंने टच नहीं किया है। तो कई बार क्या होता है कि हमें आइडिया तब मिलता है जब हम लोग शुरू से ही रिसर्च पेपर्स पढ़ना शुरू करें और उनमें हम कहीं ना कहीं गैप को ढूंढ लें, या फिर हम आसपास कहीं ऐसी प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं जिसको हम सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम के लिए अब हम पढ़ना शुरू करें। हम अपने जितने भी जर्नल्स हैं अलग अलग उसको अ, पढ़ें, या फिर हम जितने भी हमारे पास उस फील्ड की या उस फील्ड से रिलेटेड जो बुक्स हैं उनमें हम लोग ढूंढें, या फिर हम उससे रिलेटेड जितने भी न्यूज़पेपर्स आर्टिकल्स हैं वो सारे कलेक्ट करें और हम देखें कि जो हमारा प्रॉब्लम है बेसिकली उसके बारे में कुछ काम हुआ है कि नहीं। तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। सो देयर आर टू वे। सो now guys, you all must keep remember the first step is you have to define research problem, and the second step is now you have to review the literature, and the third step is formulate hypothesis, and the next step is that is the design research. You have to include sample design, and then you will start that is your fifth step, collection of data. And then the next step, that is the step 6, is analysis of data. You have to analyze your data, and then you have to test your hypothesis, and finally the seventh step, that is the interpretation and report of your data. Means now you are going to conclude. So all these 7 steps are very very important whenever you want to conduct your research. So in research process you have to go through with these steps. Okay, and then sometimes after doing all these things you need feedback also. आपको ये सारा जो रिसर्च प्रोसेस का स्टेप है ना, इसको फॉलो करने के बाद फाइनली जो आपका रिजल्ट आता है उसके लिए आपको फीडबैक भी लेना पड़ता है। ओके, और फीडबैक कैसे मिलता है, जैसे मान लीजिए जो आपने रिसर्च पे काम किया, जब आप उसको पब्लिश करना चाहते हो तो उस पेपर को कह सकते हैं कि जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वहां पर जो आपके रिव्यूअर्स होंगे वो आपके पेपर को पढ़ेंगे। उसमें उस पेपर में जो भी आपकी खामियां हैं, जो भी आपकी गलतियां हैं, उस पर वो कमेंट करेंगे, उसको आपको बताएंगे और उसको फिर से आपको कह सकते हैं कि इम्प्रूव करना होगा, एंड आफ्टर इम्प्रूवमेंट आप फिर से उसको सबमिट कर सकते हो। इस तरह से आपका ओवरऑल जो रिसर्च प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर
यहाँ पर आप देख रहे हो ना, एफ इन द सेंस इट इंडिकेट्स फीडबैक, ओके। एंड यहाँ पर डबल एफ का मतलब क्या होता है? सो फीड फॉरवर्ड। तो फिर आपने यहाँ पे इंप्रूवमेंट की एंड देन यू सेंड। तो ये सारा का जरा सारा जो स्टेप है ना, उसमें हर स्टेप में क्या क्या हो रहा है मैं डिटेल में भी इसके बारे में बताऊंगा आने वाले कुछ मिनटों में। लेकिन अभी तक ये सारा स्टेप आपको क्लियर है ना? रिसर्च प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं अब तो क्लियर है आपको? देयर आर बेसिकली 7 स्टेप्स, ओके। तो यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउ द फर्स्ट स्टेप दैट इज डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? रिव्यू लिटरेचर ये भी मैंने आपको बता दिया कि आप अपने कैसे लिटरेचर में वो सब कुछ आता है। आपको जो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जो भी आपके नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स हैं, जर्नल्स हैं, आपके कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के न्यूज़पेपर्स हैं, या फिर आपके जो कह सकते हैं कि नंबर ऑफ रिसर्च जो आपकी थीसिस या फिर डिजर्टेशंस, वो सब कुछ आ जाएगा आपका, ठीक है। तो लिटरेचर में वो हर चीज़ जिसके थ्रू आप किसी टॉपिक के लिए आप अपना जो है आपको इनपुट मिल रहा है, वो सभी चीज़ें उसके अंतर्गत आएंगी लिटरेचर के अंतर्गत, जो भी आपके डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में है, चाहे वो हार्ड कॉपी में हो या फिर सॉफ्ट कॉपी में हो। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में ये सारी चीज़ें आपकी इंक्लूडेड हैं, लेकिन इन्हीं की हेल्प से आप कहीं ना कहीं अपने रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन कीजिएगा। उसके बाद आप अगला जो स्टेप आता है, स्टेप थर्ड, उसमें आप अपने हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना। नाउ व्हाट इज द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस? एनीवन ऑफ यू कैन टेल मी? हेलो? सर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस यस। मतलब सर एक अपना आइडिया बनाना प्रॉपर तरीके से, मतलब उसे बनाना डेटा के बेस पे, जैसा हम लोग ने पहले जैसे काम हुआ है नहीं हुआ है उस हिसाब से अपने एक कंसेप्ट बना के डेटा बनाना, उसी को करते हैं। एग्जैक्टली, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी रिसर्च को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है ना। जब तक आपके पास कोई हाइपोथेसिस नहीं रहेगी, आप काम क्या कीजिएगा? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो एनी रिसर्चर विल हैव वन और मोर हाइपोथेसिस, ओके। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस? So it means you have to give some tentative statement or solution for a problem, and you are going to test that one. Is it true or not? है ना, इसी को आप टेस्ट करते हो। सो बेसिकली आपका जो है अगर मैं बात करूँ तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट जो कह सकते हैं काम किया था, उसमें प्रोफेसर आर ए फिशर का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने जनरली जो था इस कह सकते हैं कि चीज़ को यानी कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ये पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने रखा था, जिसमें नल हाइपोथेसिस और आपके अल्टरनेट हाइपोथेसिस का पूरा पूरा आता है कॉन्सेप्ट। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट फाइनली थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि जब बात आता है ना कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइपोथेसिस, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जनरली योर हाइपोथेसिस ब्रिंग फोकस, क्लैरिटी एंड स्पेसिफिसिटी इन द रिसर्च स्टडी। ये बात आप याद रखिएगा, जो आपका हाइपोथेसिस है, अगर आपने सेट कर लिया, अब ये भी पूछ सकते हो कि सर हाइपोथेसिस में क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, है ना? तो उसके कुछ फीचर्स भी होते हैं, जैसे मान लीजिए कि जो आपका कह सकते हैं हाइपोथेसिस है, मैंने पहले ही बोला कि ये टेंटेटिव प्रोपोजिशन होता है, स्टेटमेंट होती है, और इसकी जो वैलिडिटी होती है ना, वो अननोन है। याद रखो, आपको जो हाइपोथेसिस है उसकी वैलिडिटी अननोन होती है, उसी को तो चेक करना है ना, आप उसी स्टेटमेंट को तो चेक करने जा रहे हो। तो इसकी जो वैलिडिटी है दैट इज अननोन। And in most cases, formulating a hypothesis, it specifies logical relationship between two variables. तो हम हाइपोथेसिस में क्या करते हैं, टू वेरिएबल्स को चेक करते हैं। एंड इसको कह सकते हैं कि आपका इस तरह से हाइपोथेसिस होना चाहिए कि वो जनरली बहुत ही सिंपल हो, कोई भी उस हाइपोथेसिस को पढ़ के समझ जाए कि आप करना क्या चाहते हो, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, हाइपोथेसिस का फायदा क्या है? तो इसका फायदा ये है कि जो आपका काम है ना, उसमें आपका क्लैरिटी होगी, स्पेसिफिसिटी, एज वेल एज इट ब्रिंग्स फोकस इन द रिसर्च स्टडी, एंड इट हेल्प्स इन मेकिंग सैम्पल डिजाइन।
जब आप हाइपोथेसिस को डिजाइन कर लेते हो ना या सेट कर लेते हो, तो ये कहीं ना कहीं आपके सैंपल डिजाइनिंग में काफी मदद करता है, क्योंकि आपको पता है कि आपको करना क्या है ना। तो उसके बेसिस पे आप अपना सैंपल डिजाइन भी कीजिएगा। और गुड थिंग इज दैट कि ये आपको बहुत ही ज्यादा ऑब्जेक्टिव बना के रखेगा। सो ये अच्छी बात है, एंड इट विल फैसिलिटेट द फॉर्मुलेशन ऑफ अ थ्योरी। सो हाइपोथेसिस का एक ये इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि किसी भी थ्योरी के फॉर्मुलेशन में हमें क्या करना पड़ता है, स्टार्ट में हमें एक टेंटेटिव स्टेटमेंट देना पड़ता है। अब मैं आपसे ये भी कह सकता हूँ कि भाई देखो, हाइपोथेसिस जनरली अगर देखा जाए तो डिस्क्रिप्टिव टाइप का हो सकता है, रिलेशनल टाइप का हो सकता है, एक्सप्लेनेटरी टाइप का आपका हाइपोथेसिस हो सकता है, कई प्रकार से अलग अलग हो सकते हैं। बट बेसिकली अगर मैं बात करूँ, एज पर द प्रोफेसर R.A. Fisher, who was the first to use such experiment for testing hypothesis, so he gave uh, like two type of main hypothesis. The first one, that is null hypothesis, and the second one was alternate hypothesis. And now we can also say, according to him, that hypothesis is a statement that relates two or more constructs or variables. बट बेसिकली अगर हम बात करें तो देखो, आप कहोगे कि सर नल हाइपोथेसिस क्या होता है फिर, और अब अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, आप लोगों से पहले जान लो, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। डू यू हैव एनी आइडिया? साधना, सॉरी संध्या, अस्मिता? सर नो आइडिया। नल का मतलब क्या होता है कि नो डिफरेंस, मतलब कुछ नहीं, मतलब नल मस तो नल जब हम ओके ओके ओके, अस्मिता, अमिता, Yes, sir. टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय नल सर हाइपोथेसिस? सर मेरे को नल्स मतलब नल मतलब तो पता है, जीरो डिफरेंस कह सकते हैं आप। जीरो नल मतलब जीरो सर, ओके, नथिंग। मींस सर ओके, हाइपोथेसिस एक इसमें पूरा स्टेटमेंट वर्ड ऐसा का हम लोग मीनिंग है। देते हैं, हाँ हाँ हाँ, जिसमें हम लोग कहते हैं कि देयर आर नो डिफरेंस बिटवीन द टू वेरिएबल्स, लेकिन अल्टरनेट में क्या होता है कि हम कहते हैं कि नहीं, देयर आर डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो इसी को हम लोग चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि चलो ठीक है, आपने समझ लिया कि जो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन होता है वो कैसे होगा, लेकिन यहाँ पर अगला जो स्टेप है, दैट इज द प्रिपरेशन। यू हैव टू डिजाइन योर रिसर्च। सो प्रिपेयरिंग रिसर्च डिजाइन एंड स्टडी डिजाइन, ये कैसे होगा जनरली? तो इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं कि जब आपका हाइपोथेसिस सेट हो गया है, तो अगला स्टेप आपका रिसर्च डिजाइन का आता है, जिसमें आप एक पूरा पूरा रोड मैप बनाते हो ना कि अपना रिसर्च हमें कैसे करना है, हाउ यू आर गोइंग टू कंडक्ट योर रिसर्च। सो दिस इज अ रोड मैप। रिसर्च डिजाइन क्या है आपका? एक रोड मैप होता है जो आपको बताता है कि जो आपका हाइपोथेसिस है उसको आप टेस्ट करने के लिए, उसको आप चेक करने के लिए आप कैसे अपने रिसर्च को कीजिएगा। समझ रहे हो? तो अब आपका रिसर्च डिजाइन क्या हो सकता है? तो जनरली जो है आपके रिसर्च डिजाइन एक्सप्लोरेटरी टाइप के हो सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव हो सकते हैं, कॉजल टाइप के हो सकते हैं, और उसमें जो आपका प्रॉब्लम हो सकता है, प्रॉब्लम जनरली आपका स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हो सकता है। लेकिन रिसर्च डिजाइन इज बेसिकली एन एक्टिव एंड टाइम बेस्ड प्लान कीपिंग इन व्यू ऑफ द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। ओके, तो कहीं ना कहीं जब आप रिसर्च डिजाइन करोगे तो वहां पे रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स को भी आपको कहीं ना कहीं रखना पड़ता है, उसको ध्यान में रखना पड़ता है। उसके आधार पे ही आप अपने रिसर्च डिजाइन को कीजिएगा। समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव कुछ और है और आपने जो रिसर्च डिजाइन है वो कुछ और कर दी, तो फिर आपका रिजल्ट भी वैसे ही आएगा। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो रिसर्च डिजाइन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए बहुत सारी बातें तो मैं आपको जनरली आगे आने वाले क्लासेस में भी बताऊंगा, बट आई होप कि इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिर हम लोग रिसर्च डिजाइनिंग क्यों करते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? यस सर।
तो अगर आपने अब रिसर्च डिजाइन कर लिया तो अगला स्टेप क्या आएगा? अब आपको उस रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको डेटा चाहिए। तो डेटा अगर आपको चाहिए तो डेटा को हम लोग कैसे कलेक्ट करेंगे? तो उसके लिए भी आप कहीं ना कहीं with the help of number of we can say collection method, you will gather your data. अब उसमें भी काफी अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हो, है ना? डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट अगर आप मैं बात करूं तो कई प्रकार के हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका जो है काम कैसा है, आप किस प्रकार का कह सकते हैं कि आपका रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, उसके बेसिस पे यानी उसके लिए आप डेटा कलेक्ट करोगे तो वो भी वैरी करेगा। फिलहाल मैं आप एक चीज और भी बता दूं कि जब हम लोग बात कर रहे थे ना यहाँ पे रिसर्च डिजाइन की, तो इसमें कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होती है। कुछ बातें ऐसा कि जनरली आपको देखना होता है कि अगर हम बात करें हमारी स्टडी तो वो किस प्रकार की है। तो कभी कभी अगर मान लीजिए हम एक्सपेरिमेंटल टाइप की स्टडी हो सकती है, या वो आपका कह सकते हैं कि नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी हो सकती है, या फिर वो आपकी रैंडम स्टडी हो सकती है, रैंडमाइजेशन। तो इसमें अगर बात करें हम लोग तो उसके बेसिस पे आपका जो डेटा कलेक्शन मेथड भी है ना वो भी वेरी करेगा। तो याद रखिएगा कि जिस तरह की आपकी रिसर्च डिजाइन होगी उसी तरह का आपका जो डेटा कलेक्शन जो होगा वो ओवरऑल हमें डेवलप करना पड़ेगा। वो मेथड हमें उसके हिसाब से हमें अडॉप्ट करना होता है कि हम किस प्रकार का डेटा चाहते हैं, है ना? तो वो कैसे डिटरमाइन किया जाएगा? जब आपको ये पता होगा कि जो आपका रिसर्च डिजाइन है वो या तो एक्सपेरिमेंटल टाइप का है या तो नॉन एक्सपेरिमेंटल टाइप का है। ओके, तो इतना तो मुझे लगता है कि अभी आप तक अब क्लियर हो गया होगा। और जैसे आप अपना कह सकते हैं डेटा कलेक्शन कर लेते हैं, उसमें एक चीज और मैं बता दूं। जब हम बात करते हैं डेटा की तो प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। तो अगर मैं बात करूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी डेटा एंड व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी डेटा, इफ यू हैव एनी आइडिया टेल मी। सर प्राइमरी डेटा वो है जिसमें हम लोग खुद से कलेक्ट करते हैं डेटा, और सेकेंडरी डेटा वो है जो ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा को हम लोग मॉडिफाई करके यूज करते हैं अपने रिसर्च में। मीन्स वी कैन ऑल्सो से दैट सोर्स डेटा, जो प्राइमरी डेटा होता है ना वो काफी ज्यादा उसको हम लोग मानते हैं कि दिस इज अ डेटा विच इज कलेक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ करेंट रिसर्च प्रोजेक्ट और प्रोसेस। तो हम क्या करते हैं कि जबकि सेकेंडरी डेटा क्या होता है, तो कहीं ना कहीं ये सेकेंडरी डेटा जो होता है जो प्राइमरी डेटा होता है यानी कि जो हमारा पहले से हमने कह सकते हैं कि वो कलेक्ट किया है उसको हम लोग वापस से यूज करते हैं, मतलब फॉर द सेकेंडरी प्रोजेक्ट। तो मान लीजिए कि प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में क्या अंतर है? जब आपने ऑन द ग्राउंड किसी चीज को कलेक्ट किया है तो ग्राउंड डेटा, प्राइमरी डेटा को हम ग्राउंड डेटा भी बोलते हैं। तो जनरली मान लीजिए कि सपोज दैट इफ यू वांट टू स्टडी लाइक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर सैंपल ऑफ रिवर गंगा, सपोज दैट मान लीजिए आपने कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करी अलग अलग प्रकार का, जैसे फिजिको केमिकल पैरामीटर आपने देख लिया गंगा वाटर का अलग अलग लोकेशन पे फॉर एग्जांपल, और कोई इन फ्यूचर कोई पर्सन सपोज दैट गंगा वाटर पे दोबारा काम करना चाहता है। तो वो क्या करेगा कि जो आपने पहले ही डेटा कलेक्ट किया था, तो आप क्या किए, आप तो लोकेशन पे गए होंगे, बकायदा आपने वहां से सैंपल लिया होगा, उसको लैब में आके आपने टेस्ट किया होगा, और सारे पैरामीटर्स को चेक करने के बाद जो वैल्यू आई होगी विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आपने उसको रिपोर्ट किया होगा, फिर आपने उसको रिसर्च पेपर बना के पब्लिश कर दिया होगा। तो वो जो आपका डेटा था वो डेटा क्या कहलाएगा? आपका वो प्राइमरी डेटा था ना, जो आप उस कह सकते हैं कि सैंपलिंग साइट पे जाके आपने सैंपल करी और गैदर किया, वो क्या होगा? दैट विल बी कॉल्ड प्राइमरी डेटा। लेकिन जो बंदा आपके उस काम को अपने पेपर में रिप्रेजेंट करना चाह रहा है आपका रेफरेंस देके, तो वो जो डेटा आप वो यूज किया है वो क्या कहलाएगा? अब दैट विल बी कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। समझ रहे हो मेरी बात? हेलो, यस सर। एक सिंपल सा एग्जांपल देखो। सपोज दैट अगर आप
इंडो गैंगेटिक प्लेन पे काम करना चाहते हो, हमारा जो नॉर्दर्न हिमालयन रीजन है ना, अगर हम लोग बात करें यूपी, आपका बिहार हो गया, इधर उत्तराखंड हो गया, तो ये पूरे जो आपके बेल्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं इंडो गैंगेटिक प्लेन। अब इसमें अगर मैं बात करूं, मान लीजिए कि आप एयर पोल्यूशन में अलग अलग आप पैरामीटर्स की स्टडी करना चाहते हो, है ना, आप देखना चाहते हो कि PM 2.5 लेवल कितना है, PM 10 कितना है, SPM कितना है, आप ये देखना चाहते हो कि यहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशन क्या है, कितना होता है अलग अलग सीजन्स में, आप यहाँ की यहाँ पे देखना चाहते हो यहाँ की ह्यूमिडिटी क्या रहती है। तो ये सारे पैरामीटर मान लीजिए अलग अलग स्टेशंस पे रिकॉर्ड होंगे, अलग अलग स्टेशंस जो हमारे यूपी में हैं, अलग अलग जो स्टेट्स में हैं, वहाँ के स्टेशन पे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारे पैरामीटर्स वहाँ पे रिकॉर्ड किए जा रहे होंगे। तो वो जो रिकॉर्ड किया जा रहा है वो आपका प्राइमरी डेटा है। लेकिन मान लीजिए कि यदि आपका काम इंडो गैंगेटिक प्लेन पे है और आप उन सभी जो आपके मेट्रोलॉजिकल जो वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ये डेटा आपका अवेलेबल है, वहां से यदि आप डेटा उस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए कलेक्ट करते हैं और वो कलेक्ट करके और आप अपना काम कर रहे हैं, तो वो सारा का सारा डेटा जहां से आपने लिया है, वो सारा का सारा डेटा क्या कहलाएगा, वो डेटा कहलाएगा सेकेंडरी डेटा। लेकिन ऑन द ग्राउंड अगर देखा जाए, विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट जब वो रिकॉर्ड किया गया था, तो उस समय वो डेटा क्या कहलाएगा, दैट विल बी कॉल्ड प्राइमरी डेटा। लेकिन जब आपने वेबसाइट से लेके अपने काम में उसको यूज किया और आपका काम कोई देखेगा, पढ़ेगा आपके आपके उस काम को, तो वो डेटा क्या कहलाएगा उसके लिए, वो डेटा कहलाएगा सेकेंडरी डेटा। तो यही बस बेसिक डिफरेंस है। ओके, तो अब मुझे लगता है कि आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब आता है यहाँ पे कि एनालिसिस ऑफ डेटा, यानी कि हम कैसे डेटा को एनालिसिस करेंगे, एनालाइज करेंगे। तो इसके लिए भी, हाँ बोलिए। अभी बहुत ज्यादा बचा है क्या यार? नहीं नहीं नहीं, अब फाइनली बस हम लोग पहुंच गए और इसको खत्म कर देते हैं। तो डेटा एनालिसिस में अब हम लोगों को क्या करना है, जनरली जो आपने शुरुआत में हाइपोथेसिस बनाई थी ना स्टेप थर्ड में, इसी को बस टेस्ट करना है। तो अब जो आपने डेटा कलेक्शन किया था उसका एनालिसिस करेंगे। तो सपोज दैट आपका अगर न्यूमेरिकल डेटा है, उसके लिए आप क्या करोगे, तो थोड़ा स्टैटिस्टिकल टूल्स की हेल्प लोगे। अब स्टैटिस्टिकल टूल क्या है, तो विद द हेल्प ऑफ मे बी, आपने देखा ना डेविएशन की हम बात करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, हम लोग बात करेंगे, वेरिएंस की बात करेंगे, हम लोग वहां पर इनोवा की बात करेंगे, हम लोग जेट टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, हम कई सारे टेस्ट को अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि उसका रिजल्ट क्या आता है। और मे भी उसका रिजल्ट आपका पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, वो कुछ भी आ सकता है। और उस रिजल्ट के बेसिस पे हम कहेंगे कि जो हमने हाइपोथेसिस दी थी स्टेप थर्ड में, वो सही है या गलत है। और याद रखो, रिसर्च हमेशा ऑनेस्टली करना चाहिए। उसमें यदि आपका मान लीजिए कि आपके हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग या आपके रिसर्च जो ऑब्जेक्टिव थे उसके हिसाब से अगर रिजल्ट नहीं मिला आपको, तो भी आपको उस रिजल्ट को क्या करना चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए। ये नहीं कि आपके हिसाब से अगर रिजल्ट नहीं मिला तो आप उस रिसर्च को गलत कहोगे, एकदम नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? तो जो आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट चाहे सही आए या गलत आए, आपको रिजल्ट वहां पर हूबहू देना चाहिए। So research is totally based upon on your honesty. Okay, तो ये आपका हो गया एनालिसिस ऑफ डेटा। एंड फाइनली अब क्या करोगे, फिर उसको रिपोर्ट कर देते हो। सो ऑल दीज स्टेप्स आर कम अंडर रिसर्च प्रोसेस एंड आई होप नाउ इट इज क्लियर फॉर यू ऑल। अभी किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। ओके, सो आई होप कि अब इसके बारे में आप लोग भी बहुत सारा जो है इन डेप्थ अगर पढ़ना चाहो तो मैंने आप लोगों को कुछ कुछ बुक्स भी शेयर करी हैं। अब देखो, याद रखो, आप लोगों को सेल्फ स्टडी भी करना है। आई विल बी गाइडिंग यू, आई विल बी एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी टर्म टू यू, बट mandatory is that you all have to put your effort also, so you all must study. okay, तो आज आप लोग रिसर्च प्रोसेस, यानी कि ये सारा का सारा जो आपका स्टेप था ना, आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है और आप इसको पढ़िएगा। ओके, और कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप वहां से पूछ सकते हो। अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस से जब आप क्वेश्चन निकाल के देखोगे तो आपको समझ में आएगा। वैसे कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं बताऊंगा आप लोगों को। जैसे आई थिंक एक क्वेश्चन आया था, फंडामेंटल रिसर्च रिफ्लेक्ट्स द एबिलिटी टू, ये आपका आया था कब, 2007 में आया था। अब यहाँ पर ये जो फंडामेंटल रिसर्च है,
जनरली मुझे लगता है कि मैंने इसको बताया भी होगा आप लोगों को। ये फंडामेंटल रिसर्च बताया था ना जब हम टाइप्स पढ़ रहे थे तो रिसर्च की। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। खैर अब हम स्टॉप कर देंगे क्योंकि इट्स आई थिंक 10 PM, so time has, yeah, it's over. So the first question, fundamental research reflects the ability to synthesize new idea, expound new principles, evaluate the existing material concerning research, study the existing literature regarding various topics. Tell me, which among the following options are correct or is correct? Hello? संध्या, नेहा, सर